तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पौधे। याद है किसी को क्या पढ़ा था? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सब एक साथ बोलोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप लोगों को याद है। मेरी आवाज आ रही है सबको साफ? ठीक है। राजकुमार जी, ये म्यूट कर दीजिए आपकी तरफ से। ठीक है। अब बच्चों का आवाज साफ आ जाएगी। अगर कोई जरूरत हुई तो एक बार किसी बच्चे को भी समझा दो कैसे करना है, ताकि वो जरूरत पड़ने पे कर दे। ओके, आगे ही क्लास शुरू करते हैं बच्चों। और अगर कुछ पूछना होगा तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवाऊंगा। तो भी बताइए, आवाज सबको साफ आ रही है? हाथ खड़ा करेंगे अगर साफ आ रही है तो। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। तो अभी मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा कर लेना। तो हमने पत्तियों के बारे में पढ़ा। कुछ पत्तियों में सीधी सीधी लाइनें होती हैं, जैसे कि घास की पत्ती हो गई, ज्वार की पत्ती हो गई। और कुछ पत्तियों में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं, जाल सा बना होता है। जिनमें जाल बना होता है उनको जालिका रूपी शिला शिरा विन्यास कहते हैं। और जिनमें सीधी सीधी लाइनें होती हैं उनको समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब पत्ती के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पत्ती का काम क्या है? आपने देखा होगा हर पेड़ के अंदर पत्तियां होती हैं। तो उसके लिए हमने ये किया कि कुछ पत्तियों के झुंड के ऊपर प्लास्टिक की थैली बांध दी। तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद इस प्लास्टिक की थैली में पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होने लग जाती हैं। तो वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी आता है पत्तियों से। ये जो पत्तियां हैं, ये अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी का भाप छोड़ती रहती हैं। तो इसीलिए ये हवा में पानी का भाप छोड़ती रहती हैं, जिसको हम जलवाष्प कहते हैं। हमने पिछले पाठ में पढ़ा भी था कि इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, जिसमें कि पेड़ों से निकलने वाली भाप हवा के अंदर जाती है और उसी से हमारे बादल बनते हैं और बारिश होती है। और इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी काम है पत्तियों का, वो होता है पेड़ों का खाना बनाना। पत्तियां सूरज की रोशनी में हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और उसके तने में से पानी आता है, जो कि जल आता है। इन सब चीजों को मिला के पत्तियों के अंदर एक हरे चीज का पदार्थ होता है, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। उस पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की रोशनी में हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और जमीन से पानी खींच लेता है और उससे फिर वो बनाता है खाना। वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना कि हम लोग जब आलू खाते हैं, हम लोग जब सेब खाते हैं, तो हमें हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे हमें ताकत मिलती है। तो वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया? आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया? वो बनाया आलू की पत्तियों ने। गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है? वो बनाता है गेहूं की पत्तियां। तो वो खाना बना के पत्तियां अपने अंदर, पेड़ के अंदर उसको जमा करके रख लेती हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसको हम मंड भी कह देते हैं, मंड बनता है। और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जब जब दिन में पौधे खाना बनाते हैं, वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ देते हैं। इससे हवा में ऑक्सीजन बढ़ती रहती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इसको चेक करने के लिए भी हमने एक प्रयोग किया था कि हमने कुछ पत्तियों को एक बीकर के उल्टा करके उसके अंदर रखा। तो हम देखेंगे कि पानी के अंदर छोटे छोटे बुलबुले ऊपर उठने लगते हैं। ये बुलबुले ऑक्सीजन के होते हैं और ये ऊपर जाके ऑक्सीजन यहाँ जमा हो जाती है इस ट्यूब के अंदर।
और जैसे ही हम कोई जलती हुई तीली इसके पास लेके आते हैं, वो और भी तेजी से जलने लगती है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन आग को जलने में मदद करती है। ठीक है, तो यहां तक का हमने पढ़ा था पिछली बार। अब हम आगे का पढ़ना शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हाथ खड़ा कर देना। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में हम ये करेंगे कि आपने एक पेड़ लिया, एक गमले के अंदर एक पौधे को लिया और उसकी एक पत्ती के ऊपर आपने काला कागज चिपका दिया। जैसे इस पत्ती में कुछ हिस्से पे काला कागज चिपका हुआ है, ऐसे कुछ काला कागज चिपका दिया, इसको धूप में रखे रखा। कुछ दिनों बाद आपने इस पत्ती को तोड़ा और इस पत्ती को तोड़ के पहले आपने इसको स्पिरिट में भिगोया और उसके बाद इसको पानी में डाल के उबाला। तो जब आप इस पत्ती को पानी में डाल के उबालोगे तो इसका हरा रंग जो है वो सारा बाहर निकल जाएगा, तो ये पत्ती ऐसी हो जाएगी, इसमें कोई हरा रंग नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद इस पत्ती पे हमने डाला, इस पत्ती का रंग ऐसा हो जाएगा एकदम साफ पानी के जैसा। और जब इस पत्ती पे हम आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन डालने पे जिस पत्ती के भाग पर काला कागज नहीं था वो हिस्सा बैंगनी हो जाएगा। तो ये देखिए, ऊपर का भी बैंगनी हो गया और नीचे का भी बैंगनी हो गया, लेकिन जहां कागज चिपका हुआ था उसका रंग वैसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि आयोडीन की खास बात ये होती है कि जब मंड के ऊपर आयोडीन गिरता है, जब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, स्टार्च के ऊपर आयोडीन गिरता है तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है। अब इस पत्ती में खाना तो वहीं बनेगा जहां पे धूप गिरेगी। जहां आपने काला कागज लगा दिया वहां पे पत्ती को धूप नहीं मिली, तो मतलब पत्ती के उस भाग ने खाना नहीं बनाया। तो पत्ती के उस भाग में कोई कार्बोहाइड्रेट था ही नहीं, तो इसीलिए पत्ती का वो भाग, उसका रंग नहीं बदला। लेकिन जहां पे सूरज की धूप गिर रही थी वहां पे पत्तियों ने खाना बनाया और उस भाग में कार्बोहाइड्रेट था, इसीलिए उसका रंग बैंगनी हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि पत्तियां जो हैं खाना बनाती हैं, पत्तियां जो हैं कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, और वो सिर्फ सूरज की रोशनी में बनाती हैं। अगर पत्तियों का कोई हिस्सा वहां पे धूप नहीं गिर रही है तो वो भाग खाना नहीं बनाएगा। अगर आप किसी पौधे को एक अंधेरे कमरे में रख देते हो तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद वो पौधा सूख जाएगा, थोड़े टाइम बाद वो पौधा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा। खाना क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अंधेरे कमरे में सूरज की रोशनी तो है ही नहीं। अब जब सूरज की रोशनी नहीं है तो पौधे के लिए खाना भी नहीं है, तो खाना नहीं मिलने पे वो सूख जाएगा। इसीलिए हम जब गमलों में पौधे लगाते हैं हम उनको बाहर रखते हैं ताकि उनको धूप मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और जरूरी चीज, अब हम बात कर रहे हैं कि पौधे जब खाना बनाते हैं वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हवा में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन क्या हमने पेड़ों के नाक देखा है? किसी ने देखा है पेड़ों के ऊपर नाक? देखा हो तो हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं देखा। तो पेड़ों का हमने कभी नाक नहीं देखा, तो पेड़ कैसे सांस लेते हैं? पेड़ कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और पेड़ कैसे ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं? तो बच्चों, पेड़ों के भी नाक होती है, लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि वो हमें दिखती नहीं, और उनकी बहुत सारी नाक होती हैं। ये देखिए, पेड़ की जो पत्ती है, पेड़ों की पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे। हम इनको नहीं देख सकते, हम इनको सिर्फ जब लेंस के अंदर लगाएंगे, जब माइक्रोस्कोप के अंदर लगाएंगे तभी देख पाएंगे। तो पेड़ों की पत्तियों पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेदों को हम कहते हैं रंध्र। याद कर लीजिए, पेड़ों की पत्तियों पे बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और इन छेदों को हम रंध्र कहते हैं। ये रंध्र हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, अंदर खींचते हैं। पत्तियां खाना बनाती हैं और जब खाना बन जाता है तो इन्हीं रंध्रों से
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस तरीके से पेड़ सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़ा हमने पत्तियों के बारे में। अब अगला है हमारे पास जड़। अब हर पेड़ के अंदर जड़ भी होती है, तो हमें जानना है कि जड़ का क्या काम होता है। तो यहाँ चित्र में दिखाया है कि कुछ पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो ये पौधे बहुत ही हरे भरे हैं, और उधर ऊपर दूसरे चित्र में दिखाया है एक सूखा हुआ पौधा जिसको पानी नहीं दिया जा रहा है। तो पौधों का हरा भरा होने के लिए, उनको बढ़ने के लिए उनको पानी देना बहुत जरूरी है, ये आप सब जानते हैं। ऐसे ही खेतों में आप जब लोग धान उगाते हो तो उनको भी पानी दिया जाता है। बिना पानी के पौधा बड़ा नहीं होता और वो सूख जाता है। जैसे हमें पीने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही पौधों को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो पानी तो हम मिट्टी में डालते हैं, वो पानी पत्तियों तक पहुंचता कैसे है? ये हमने जाना था कि जो तना है वो पानी को खींचता है, और वो पानी को खींच के पत्तियों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाता है। लेकिन तने में पानी कहाँ से आता है? तने में पानी आता है जड़ों से। पौधा जमीन में लगा हुआ है और जमीन में उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं। जब हम मिट्टी पे पानी डालते हैं तो उस मिट्टी में से पौधे की जड़ें पानी को अपने अंदर खींच लेती हैं। इस तरीके से पौधे की जड़ों में पानी आता है, और वो पानी धीरे धीरे जड़ों से होता हुआ पौधे के तने तक आता है, और फिर तने से वो पानी पौधे की पत्तियों में जाता है, फूलों में जाता है, फलों में जाता है। इस तरीके से जड़ों के द्वारा खींचा हुआ पानी पूरे पौधे तक पहुंच जाता है, पौधे के हर भाग तक पहुंच जाता है। तो जड़ का यही काम होता है। पहला, मिट्टी से पानी खींचना, और दूसरा, मिट्टी से खनिज पदार्थ खींचना। जैसे पौधे को बड़े होने के लिए कुछ खनिज पदार्थों की जरूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, वो मिलेगी तो पौधा जल्दी बड़ा होता है। हम लोग खेतों में खाद डालते हैं, खाद के अंदर खनिज पदार्थ होते हैं, और जब जो खाद हम डालते हैं उसके खनिज पदार्थ जड़ों के द्वारा खींच लिए जाते हैं, और वो पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है तो हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारी जड़ों का काम। अब ये जो जड़ें होती हैं ये भी अलग अलग तरह की होती हैं। मेन तो ये दो तरह की जड़ें होती हैं। आपने कभी अगर घर में कोई बीज उगाया होगा, जैसे कि मान लो आप किसी काले चने के दाने को थोड़ी देर तक गीले कपड़े में रखते हो कई दिनों तक, या मकई के दाने को या किसी दाल के दाने को आप गीले कपड़े में रखते हो, तो आप देखते हो उसमें से छोटी छोटी जड़ निकलने लग जाती है, हरे रंग की। ऐसे ही जब हम मिट्टी के अंदर बीज को डालते हैं, उसमें से हरे रंग की छोटी छोटी जड़ें निकलने लगती हैं, और वो जमीन में नीचे की तरफ जाने लगती हैं, और जो पौधा है वो ऊपर की तरफ फैलने लगता है। जैसे यहाँ देखिए, पौधा जमीन के ऊपर रहता है और जमीन के नीचे जड़ें फैलने लग जाती हैं। अगर आप नया बीज डालेंगे तो सबसे पहले वो बहुत छोटा रहेगा, उसकी जड़ भी छोटी रहेगी, पौधा छोटा रहेगा। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगेगा, जड़ नीचे जाने लगेगी, पौधा ऊपर जाने लगेगा, और वो फिर और बड़ा होने लगेगा, उसकी पत्तियां आने लगेंगी और जड़ नीचे और बड़ी होने लगेगी। तो जब ये जड़ निकलती है पौधे से, तो दो तरह की जड़ निकलती हैं। ठीक है, अभी उसमें से एक तरह की जड़ ये होती है जो कि, ये देखिए इधर की तरफ अच्छे से दिखा रखा है, ये है मक्की का पौधा। मक्की मालूम है ना सबको? हाथ ऊपर करेंगे। मक्की पता है सबको? हाँ, तो मक्की की जो जड़ होती है वो, ये देखिए, ये मक्की का पौधा इधर दिखाया हुआ है। मक्की की जो जड़ है वो पौधे से निकल के और रेशों के जैसे फैलने लग जाती है, बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। देखिए बहुत सारी, कितनी सारी निकली हुई हैं और चारों तरफ फैलने लग जाती हैं।
इस तरह की जो जड़ होती है उसको कहते हैं जकड़ा जड़, जो कि रेशों के जैसे फैलने लग जाती है। ये रेशों की तरह फैलती है, इसीलिए इसको रेशेदार जड़ भी कहते हैं। रेशेदार जड़, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। तो मक्की के पौधे की रेशेदार जड़ होती है। ऐसे ही और पौधे जिनमें शिराएं समानांतर होती हैं, मतलब जो शिराए के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। वापस जाते हैं पीछे की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे हमने दो तरह की शिराएं पढ़ी थी। एक होती हैं जो कि जाल के जैसे बनती हैं, और दूसरी होती हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर रहती हैं, सीधी सीधी, जैसे कि घास के पत्ते के अंदर, मक्की के पत्ते के अंदर, जवार के पत्ते के अंदर। तो ये थी समानांतर। तो मक्की का पत्ता भी समानांतर शिराओं वाला होता है। तो जितने भी पेड़ों के अंदर समानांतर शिराएं होती हैं, एक दूसरे के बराबर में रहने वाली शिराएं होती हैं और लंबे लंबे पत्ते होते हैं, उन सभी पौधों में ये इस तरह की जड़ पाई जाती है, जो कि रेशेदार जड़ है, मक्की के पौधे के जैसे। और जिन पौधों में जालिका वाली, जिनमें जाली बनी होती है शिराओं में, पत्तों के अंदर जो जाली बनी होती है, उस तरह के पौधों में जड़ इस प्रकार की होती है, जिसमें कि एक जड़ लंबी रहती है और नीचे की साइड आती है, और उसके साथ साथ बगल में छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती हैं। ये देखिए, जड़ नीचे की तरफ आ रही है इसकी इसकी यहाँ पे फैल रही थी चारों तरफ, और इस पेड़ की जो जड़ है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो हमारे जो पेड़ होते हैं, जैसे कि आम का पेड़ हो गया या तुलसी का पौधा हो गया, ऐसे पौधे और पेड़ जिनके पत्तों में जाली के जैसी शिराएं होती हैं, उनकी जड़ें नीचे की तरफ लंबी जाती हैं और साइड में छोटी छोटी निकलती रहती हैं। जिनकी शिराएं समानांतर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, उनमें जड़ें चारों तरफ फैलती हैं, इनको जकड़ा जड़ कहते हैं। और जिनमें जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं, उनको मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी तरह की जड़। अब आप जाके अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको दोनों तरह के पत्ते दिखेंगे, तो उसमें दोनों तरह की जड़ें होती हैं। अगर आपके आसपास कहीं घास उगी हुई हो, तो आप एक घास के छोटे से पौधे को उठाकर उखाड़ कर देखना, तो आपको पता चलेगा कि घास की जो जड़ें हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, तो उसमें वो रेशेदार जड़ें होती हैं। ठीक है, ये पढ़ा हमने जड़ों के बारे में। यहां तक समझ में आया सबको? हाथ ऊपर करेंगे समझ में आया तो। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम फूल के बारे में। खुशबूदार फूल, जो कि हमें सबसे अच्छी पहचान कराते हैं पेड़ों के बारे में। पेड़ों के फूल को देख के हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये गुलाब का पेड़ है, गुलाब का पौधा है, या फिर ये सूरजमुखी का पौधा है, या फिर या गेंदे का पौधा है। हमें फूल देख के तुरंत पता चल जाता है। पत्ते देख के हमें भले ही पता ना चले, लेकिन हमें फूल की बहुत अच्छी पहचान होती है। जैसे यहाँ देखिए, एक ये फूलों वाला पौधा है और ये बिना फूलों वाला पौधा है। फूलों वाला पौधा देख के हमें तुरंत पता चल जाएगा ये तो गुलाब का है ना। तो ये जो फूल होते हैं, ये भी आपने देखा है, हर अलग अलग तरह के पौधे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं। कुछ में लाल रंग के फूल होते हैं, कुछ में पीले रंग के फूल होते हैं, किसी में छोटे फूल होते हैं, किसी में मोटे फूल होते हैं, किसी में सफेद फूल होते हैं, किसी में 5 पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं, किसी में 50 पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं, किसी में 2 पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं। तो फूलों की बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, लेकिन हर एक फूल में आप देखोगे तो कुछ भाग एक जैसे होते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे फूलों के अंगों के बारे में। तो जैसे सबसे पहला भाग होता है बाह्य दल। बाह्य दल का मतलब है, जब आप देखते हो फूल निकलने से पहले उसके चारों तरफ एक हरे रंग का कवच बना होता है, और जब फूल बड़ा हो जाता है, जैसे कि गेंदे का फूल है मान लो, तो उसके नीचे भी आप देखोगे हरे रंग का एक छोटी छोटी पत्तियां सी होती हैं।
तो पहले वो बंद रहती हैं और धीरे धीरे वो खुलने लगती हैं और उसके अंदर से फिर फूल निकलता है। तो वो जो हरे रंग की पत्तियां सी रहती हैं उनको बोला जाता है बाह्य दल। ये बाह्य दल फूल के जो अंदर के हिस्से होते हैं उनको बचाता है जब तक कि फूल बड़ा नहीं हो जाता। और ये हरे रंग का होता है, तो हरे रंग का होने के कारण इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण से खाना भी बनाता है। दूसरा हिस्सा होता है पंखुड़ी। पंखुड़ी आप सबको मालूम ही है, जो फूल के अंदर रंग बिरंगी जो होती हैं वो पंखुड़ियां होती हैं। जैसे कि इस फूल के अंदर देखिए लाल रंग की पंखुड़ियां हैं। गुलाब के फूल के अंदर भी लाल रंग की पंखुड़ियां होती हैं। यहाँ पे देखिए सूरजमुखी का पौधा फूल दिखाया गया है, इसमें पीले रंग की पंखुड़ियां हैं और कितनी सारी पंखुड़ियां हैं। ऐसे ही गेंदे के फूल के अंदर भी गुलाबी से रंग की पंखुड़ियां होती हैं और बहुत सारी होती हैं। हर अलग अलग तरह के पौधे की पंखुड़ियों में अलग अलग तरह का रंग होता है। ठीक है। अगला है पुंकेसर। तो आप देखेंगे किसी भी फूल के अंदर आपको ऐसे डंडा सा एक निकला हुआ दिखाई देता है, जैसे ये निकला हुआ है। किसी में लंबा होता है, इस फूल के अंदर बहुत लंबा है, लेकिन कुछ फूलों के अंदर छोटा होता है। गुलाब के फूल के अंदर भी यहाँ बीच में ऐसे डंडा सा निकला हुआ दिखाई देता है। इधर ये सूरजमुखी के पौधे में, सूरजमुखी के फूल में भी इधर बीच में ये बहुत सारे छोटे छोटे लंबे लंबे डंडे से दिखाई देते हैं। ये जो डंडा खड़ा होता है सीधा, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। ये पुंकेसर जो है ये पौधे का नर भाग होता है और इसके अंदर छोटे छोटे पराग कण होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पराग कण होते हैं, इसलिए इसको पराग कोश कहा जाता है। ये पराग कण जो हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन ये फल को बनाने का काम करते हैं। बाद में इन्हीं पराग कणों से फल बनता है। तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये देखोगे आप तो ये पुंकेसर जो है ये ऐसे लंबा सा होता है और इसके ऊपर ऐसे मोटा सा रहता है थोड़ा। तो ये जो मोटा मोटा निकला हुआ होता है, इसी के अंदर पराग कण होते हैं। ठीक है। तो ये जो मोटा मोटा है इसको हम पराग कोश कहते हैं। इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, उनको पराग कण कहते हैं। और ये जो लंबी डंडी होती है, इस लंबी डंडी को हम तंतु कहते हैं। तो ये होता है पौधे का नर भाग। इसके साथ साथ पौधे में एक और चीज होती है, वो होता है फूल। माफ कीजिए, फूल होता है। फूल के अंदर होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है वो फूल का मादा भाग होता है। ये भी ऐसे लंबी डंडी निकली हुई होती है, इसमें देखिए आप ऊपर की तरफ ये ऐसे डंडी निकली हुई होती है और इसका भी जो ऊपर का हिस्सा है वो मोटा होता है। तो ये जो परागकण है जो मैंने बताया छोटे छोटे दाने होते हैं, ये छोटे छोटे दाने हवा के साथ उड़ के या फिर हमारे जो मक्खी वगैरह बैठती हैं, मधुमक्खी बैठती हैं फूलों के ऊपर, उनके पैरों से चिपक के ये छोटे छोटे दाने यहाँ पे आके चिपक जाते हैं। ऊपर जो ये मोटा मोटा बना होता है इस पे आके चिपक जाते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं इस डंडी से। नीचे आके ये ये नीचे देखिए, नीचे काफी मोटा होता है। जो स्त्री केसर है ये नीचे काफी मोटा होता है। ये भी फूल के अंदर ही होता है। फूल के अंदर दोनों तरह की डंडियां होती हैं, एक ये स्त्री केसर वाली डंडी और ये पुंकेसर वाली डंडी। तो ये जो परागकण है धीरे धीरे यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे, और इस जगह पे आके इसके अंदर भी छोटे 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 कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो इन छोटे कणों से मिलके ये ऊपर से आने वाले कण ये दोनों आपस में मिलते हैं और इससे हमारा बीज बनता है, इससे हमारा फल बनता है। ठीक है। तो हमारा जो भी फल बनता है, जैसे मान लो आम का फल बन रहा है, सेब बन रहा है,
या कुछ भी बन रहा है सब इसी तरीके से बनता है। पहले उस पे छोटे-छोटे फूल होते हैं, कुछ में हमें दिखते हैं, कुछ में हमें नहीं दिखते हैं और उनका एक पुंकेसर भाग होता है और स्त्रीकेसर भाग होता है। पुंकेसर के जो छोटे-छोटे दाने हैं, वे आके स्त्रीकेसर के छोटे-छोटे दानों से मिल जाते हैं और मिलने के बाद उनसे फिर बीज बनता है और फल बनता है। तो स्त्री केसर में जो नीचे मोटा हिस्सा है, इसके अंदर छोटे-छोटे अंडे होते हैं और इसीलिए इसको अंडाशय बोला जाता है। जिससे ये नीचे आते हैं, इसको हम नालिका बोलते हैं और जो ऊपर वाला इसका मोटा हिस्सा है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसमें याद करने का बहुत कुछ है, तो आप इसको जाके एक बार घर में भी ज़रूर पढ़ना, तभी आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी। लेकिन समझ में आ गया कि बीज कैसे बनता है? अगर समझ में आया तो हाथ ऊपर करें। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, सबके नहीं अच्छे से समझ में आया है। पौधे के अंदर हाथ नीचे कर लो। पौधे के अंदर 2 तरह की डंडियाँ होती हैं। फूल के अंदर माफ़ कीजिए, फूल के अंदर 2 तरह की डंडियाँ होती हैं, जो ऐसे ऊपर निकली हुई होती हैं। इसमें देखिए, इसमें एक डंडी है और उसके ऊपर साइड में छोटी-छोटी बहुत सारी डंडियाँ निकली हुई हैं। तो इसमें 2 तरह की डंडियाँ होती हैं, एक होती है पुंकेसर डंडियाँ, जो कि होता है नर भाग और दूसरी होती है स्त्रीकेसर डंडियाँ, जो कि होता है मादा भाग। इसमें पुंकेसर के अंदर ऊपर एक छोटा-सा ये बल्ब के जैसा बना होता है, इसके अंदर बहुत छोटे-छोटे दाने होते हैं, जिनको हम परागकण कहते हैं। ये इसमें परागकण होते हैं, इसीलिए इसको परागकोश कहा जाता है। ये परागकण हवा के साथ उड़ के या कीड़ों के पैरों से चिपक के ये यहाँ पे आके इस डंडी पे चिपक जाते हैं और धीरे-धीरे ये नीचे आके यहाँ पे ये जो स्त्री केसर के अंदर बल्ब है, इसके अंदर भी छोटे-छोटे दाने होते हैं। इन दानों से मिलके ये फल बनाते हैं और बीज बनाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा आम का फल बनता है या सेब का फल बनता है। आ गया अभी समझ में? समझ में आया तो हाथ ऊपर करें। ठीक है। तो ये हो गया तो फूल एक तो हमें दिखने में अच्छे लगते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, फूल से खुशबू आती है और तीसरी ज़रूरी चीज़ जो हमने अभी जानी कि फल जो बनता है पेड़ के अंदर, वो फल भी फूलों से ही बनता है, तो इसीलिए फूल भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी फूल के ये जो अंडाशय होता है, स्त्री केसर में अगर इसको आप काटेंगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर छोटे-छोटे बहुत छोटे-छोटे दाने होते हैं। ये छोटे-छोटे दाने ही परागकणों के साथ मिलके फल बनाते हैं और बीज बनाते हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारे पौधों के अलग-अलग भागों के बारे में, हमने पत्तियों के बारे में पढ़ा, तने के बारे में पढ़ा, जड़ के बारे में पढ़ा और फूलों के बारे में पढ़ा। अब इसके साथ-साथ यहाँ पे नीचे एक ये लिस्ट दे रखी है कि अलग-अलग तरह के पौधे के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। ये आप ज़रूर पढ़ो, जैसे कि इसमें बताया है तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी का पौधा हमें सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, कफ आदि में मदद करता है। ऐसे ही एक पौधा होता है एलोवेरा घृतकुमारी, इससे हमें कब्ज़ की दिक्कत नहीं होती, हमारी त्वचा, हमारी जो स्किन है, खाल है, वो बहुत अच्छी रहती है और अगर कोई जल जाता है तो इससे मदद मिलती है। ऐसे ही छुई-मुई का पौधा भी बिच्छू के डंक काटने पे या फिर बवासीर की बीमारी होने पे मदद करता है। पीलिया की बीमारी होने पे भृंगराज का पौधा हमारी मदद करता है। तो आप हमारी जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जितनी भी हमारी देसी दवाइयाँ हैं, जो आप वैद्य के पास जाते हो और वैद्य आपको दवाई देता है, उन सब दवाइयों में कोई न कोई पौधा उसके या तो पत्ते होते हैं या उसका फल होता है या उसकी जड़ होती है या उसका तना होता है। तो इन पौधों को दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीपल का, हरसिंगार, करंज, ब्रह्मी बूटी, सहजन, तुलसी, एलोवेरा, इन सबको हम दवाइयों के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कभी घर में किसी को खाँसी-जुकाम हो जाता है, तो तुलसी के पत्ते अगर हम तोड़ के खा लें 5-6,
तो उससे हमारा जुकाम ठीक हो जाता है, उससे हमारा बुखार ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से इन पौधों को दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये पौधे अगर सबके घर में हो तो अच्छा है, और इनको समय पे खाते रहें तो हमें बीमारियां नहीं लगती। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये पार्ट खत्म होता है। सबको अच्छे से समझ में आया? हाथ खड़ा करें। ठीक है, तो अभी इसको घर जाके आप सबको पढ़ना है। ठीक है, और अपने घर पे अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को, अपने दादा दादी को भी इन सब चीजों के बारे में बताना है, खासकर इस चीज के बारे में कि कौन से पौधे को हम किस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगली क्लास जब आपकी होगी परसों बृहस्पतिवार को, इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग वो करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये घर जाके जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद करने की हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं।